में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने डेफिनेटली अपने घरों में भी टाइम किचन में स्पेंड करते होंगे, तो यू माइट हैव डन डिशेस। जब आप ये डिशेस को क्लीन करते हैं तो उस दौरान यूज स्पंज एंड जो ये स्पंजेस हैं, स्पंजेस में आपने देखा होगा इनकी एक खास किस्म की जो है वो फिजिकल शेप है। ये पोरस होते हैं एंड देन दे आर परमिएबल और ये वाटर तमाम सोक कर लेते हैं। अच्छा, यानी कि पूरा स्पंज जो है यू फाउंड इट सोक द होल ऑफ इट विद द वाटर। इस बात का मतलब ये है कि वो जो लिक्विड वाटर है दैट ट्रेवल्स थ्रू द बल्क ऑफ द स्पंज। थ्रू बल्क ऑफ द स्पंज से मुराद है बल्क ऑफ द मटेरियल वो पेनिट्रेट कर जाता है। इस चीज को कहते हैं बल्क फिनोमेना। तो एब्जॉर्प्शन जो है दिस फॉलोज बल्क फिनोमेना, यानी कि पानी का स्पंज के अंदर जो जाना है, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो एनी प्रोसेस और एनी सॉलिड मटेरियल which retains any liquid or any gaseous material throughout its bulk, that is known as absorption. On the contrary, जो absorption है ये only ये किसी solid material की surface के ऊपर होता है। यानी कि अगर चारकोल का पीस है तो वो जो चारकोल का पीस है वो सिर्फ अपनी सरफेस के ऊपर ही किसी लिक्विड या गैसेस को, कोई भी खास किस्म की गैस है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको कहते हैं सरफेस फिनोमेना। दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन फॉलोज बल्क फिनोमेना एंड द एब्जॉर्प्शन फॉलोज सरफेस फिनोमेना। ये दोनों में बुनियादी फर्क है। बाकी मोर और लेस जो इसके प्रोसेस पैरामीटर्स हैं या जो फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं इनके रेट्स को, वो तमाम सेम। जो बुनियादी फर्क है वो इनके इसके बल्क फिनोमेना और सरफेस फिनोमेना का होने का। जो एब्जॉर्प्शन है दिस इज बल्क फिनोमेना एंड एब्जॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना। So we'll start with absorption, and this is absorption is basically uptake of gases or even liquids by a certain solvent जो है। कोई भी ये लिक्विड भी हो सकता है एंड देन इट मे बी अ सॉल्वेंट एज वेल। अच्छा, दूसरी जो चीज इसके बाद आती है वो ये है कि ये जो डिसोल्यूशन है, ये जो इंटरेक्शन है, इन ये किस नेचर का हो सकता है। तो क्वाइट दिस इज सिंपल कि दिस मे बी ऑफ टू नेचर, वन इज फिजिकल एंड द अदर इज केमिकल। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी पोलराइज्ड, दे विल डेवलप चार्जेस एंड दे विल develop interaction forces like hydrogen bonding, van der Waals forces, or London dispersion forces between the gas molecule and the absorbent molecule. Like in terms of chemical absorption, this is a kind of chemical interaction between the absorbent and absorbate. दो एक और टर्म्स हैं, एब्जॉर्बेंट वो होता है जो किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्बेट वो चीज है जो एब्जॉर्ब होती है। मसलन अगर हम ये इसी एग्जांपल को देखें स्पंज और पानी की, तो स्पंज इज एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड वाटर इज एब्जॉर्बेट। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में देयर आर केमिकल बॉन्डिंग, द केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड, एंड इन केमिकल एब्जॉर्प्शन देयर आर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। So again, this is a kind of repetition. However, depending on which interaction predominates, the term physical or chemical solubility and even physical or chemical solvent. अच्छा, यहाँ पर एक दो तीन चीजें और जो important है जो समझने की जरूरत है आपको, वो ये है कि ये बात तो चलें ठीक हो गई कि जहाँ पर बॉन्ड फिजिकल बन गया हम उसको फिजिकल एब्जॉर्प्शन कह लेंगे, जहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन गया हम उसको केमिकल एब्जॉर्प्शन कह लेंगे। बट द थिंग इज every gas behaves differently towards a certain solvent. एक खास सॉल्वेंट किसी भी जब गैस के साथ इंटरेक्ट करेगा, किसी भी सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट करेगा, दैट मे बी फिजिकल और मे बी केमिकल। दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेट्स से अगर आपके पास एक कोई मेम्ब्रेन एब्जॉर्बेंट है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उसी मेम्ब्रेन एब्जॉर्बेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केमिकली इंटरेक्ट हो जाए, और किसी और प्रोसेस में कोई और एब्जॉर्बेंट किसी डिफरेंट नेचर का आप यूज कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिजिकली अटैच हो जाए। तो दिस ऑल कीप्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट
and the nature of absorbate. So physical absorption, again, this depends on the concentration of dissolved gases in the solvent. ये एक चीज याद रखें, हेनरीज लॉ एक है जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिसको फॉलो करता है. आप आई डोंट नो आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन यू शुड नो कि हेनरीज लॉ बेसिकली डिक्टेट करता है कि कैसे गैसेस जो हैं वो सॉल्यूट जो हैं वो किसी भी सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब होंगे. So in physical absorption, the concentration of dissolved gases in the solvent increases in proportion to the partial pressure of these gases. This means कि अगर जो है वो किसी भी गैसियस मिक्सचर में कोई खास किस्म की गैस है जिसको आप सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, आप अगर उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाएगा. वो अगर आप कम करते जाएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन का रेट कम होता जाएगा. दिस इज बेसिकली हेनरीज लॉ. उसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है जस्ट फॉर योर रिकॉल, that at a constant temperature the amount of a given gas that dissolves in a given type and volume of liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas in equilibrium with that liquid. तो जितना जितना partial pressure उस component का बढ़ता जाएगा उतना ही उसका जो absorption rate है या जो absorption की tendency है वो बढ़ती जाएगी. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि what law dictates the physical absorption process, तो you should know कि जी Henry's law basically dictates the process of physical absorption. अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज है एप्लीकेशन कि कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं और what kind of objectives may be achieved in a certain chemical or energy industry where absorption is deployed. So first of all, we use absorption to remove one or more gaseous components from a gas flow using a solvent. एक खास सॉल्वेंट को यूज करते हुए हम किसी भी गैसियस मिक्सचर में से किसी एक खास किस्म के गैस या उस कंपोनेंट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे. मैं उसकी एक बड़ी सादा सी एग्जांपल आपको बताता हूँ. हमारे यहाँ अक्सर हम यूज करते हैं ये केमिकल इंडस्ट्री में कोई भी अगर बायोमास है हम उसको अगर गैस में कन्वर्ट करें तो इवेंचुअली इट गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन जो प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट्स है. उसमें से अब अगर लेट्स से आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर अवेलेबल है एंड यू वांट टू सेपरेट आउट हाइड्रोजन गैस, तो आप उसके लिए जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका टारगेट ही ये होना चाहिए कि यू हैव टू सिलेक्टिवली टारगेट हाइड्रोजन. उसको आप दैट इज योर वांटेड मटेरियल जो आपने अलग करनी है वहां से. तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन है वहां पर आप इसको एब्जॉर्प्शन को यूज कर सकते हैं. तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो एम जो सिचुएशन है जहाँ एब्जॉर्प्शन यूज की जाती है वो तीन बनते हैं. तीन. नंबर वन क्या है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें जो द गैसियस कंपोनेंट टू बी रिमूव्ड इज ए प्रोडक्ट दैट इज वांटेड. कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है, यू नीड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल. What you will do is you will subject this mixture of carbon monoxide and hydrogen into physical absorption system. The physical absorption system will selectively capture hydrogen और CO को जाने देगा, हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा. जब CO सारी फ्लू गैस स्टीम गुजर जाएगी then you will regenerate it. अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब कोई भी आपने पोरस मटेरियल लिया और उसके थ्रू आपने एब्जॉर्प्शन करवाने के बाद उसके बिल्कुल एक काउंटर एक अलग दूसरा प्रोसेस एक यूज हम करते हैं जिसको हम कहते हैं डिसॉर्प्शन. डिसॉर्प्शन इज बेसिकली रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. यानी कि जो गैस आपने मिक्स की है उसी गैस को अब आपने बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया. दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन. तो जहां कहीं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो आप कर रहे होते हैं वहीं वहीं डिसॉर्प्शन भी चल रही होती है साथ कि जो आपने गैसियस कंपोनेंट एब्जॉर्ब करवाया अब आपको उस एब्जॉर्बेंट में से बाहर भी निकालनी है. वो जो बाहर निकालने का अमल है उसको हम रीजनरेशन भी कहते हैं, डिसॉर्प्शन भी कहते हैं. और ख़ास तौर पर जब एब्जॉर्प्शन की बात हो रही हो तब हम टर्म यूज़ करते हैं स्ट्रिपिंग, कि जो फिजिकली
जो सॉल्यूट या कोई गैस कंपोनेंट उस सॉल्वेंट के साथ अटैच है, अब उसको स्ट्रिप कर लें वहां से, जो ठीक है। तो पहला जो सिनेरियो है वो तो ये है कि यू हैव ए गैसियस मिक्सचर एंड देयर इज वन वांटेड कंपोनेंट एंड यू वांट टू रिमूव दैट वांटेड कंपोनेंट। सेकंड सिनेरियो ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा गैसियस कंपोनेंट विच इज अनवांटेड। खास तौर पर आप ये देखें, जब ये आप कोई भी एग्जॉस्ट गैस होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मौजूद है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये एसिड रेन कॉज करते हैं। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। यू वांट टू रिमूव दीज, नाउ दीज आर द अनवांटेड मटेरियल्स व्हिच यू वांट टू रिमूव आउट ऑफ गैसियस स्ट्रीम। यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन है। फिर एक तीसरी ऑप्शन ये है कि आपको लिक्विड बनाना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जनरेट होती है और उसके हमें लिक्विड सोल्यूशन रिक्वायर्ड होते हैं। तो व्हाट यू विल डू इज कि आप उसी सॉल्वेंट वाटर के थ्रू आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्प्शन फॉलो करेंगे, you will eventually convert it into hydrochloric acid liquid phase। तो ये 3 तरह के सिनेरियोज हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन जो है वो आपको मिलती है। और इन तमाम प्रोसेसेस के लिए आपके पास 3 सब्सटेंसिव या 3 कंपोनेंट्स होने जरूरी है। नंबर 1, द गैसियस कंपोनेंट विच नीड्स टू बी रिमूव्ड, इसको हम एब्जॉर्बेट बोलते हैं। एक कैरियर गैस होती है जो इसको लेके ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द एब्जॉर्बेंट। और तीसरी चीज ये है द सॉल्वेंट एब्जॉर्बेंट, जैसे हम कहते हैं एब्जॉर्बेंट भी कहते हैं। तो ये 3, एक एब्जॉर्प्शन सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये 3 कंपोनेंट्स की बात होनी चाहिए। या अगर आप एब्जॉर्प्शन यूनिट कहीं से खरीदने जा रहे हैं या आप लगाने जा रहे हैं, तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दीज 3 थिंग्स। नंबर 1, व्हाट इज द थिंग विच यू नीड टू रिमूव, which is called absorbate। The second, carrier gas, वो वाली गैस जो उस absorbate को, जिस कंपोनेंट को आपने रिमूव करना है उसको कैरी करेगी, उसको लेकर जाएगी किसके पास, सॉल्वेंट के पास, जिसको हम absorbent बोलते हैं। तो ये तीनों मिलकर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जो है वो एक सिस्टम जो है वो बनाते हैं। इसके बाद जो काम स्टार्ट होता है, अच्छा उससे पहले बल्कि एक चीज ये है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की या एब्सॉर्बेंट की। दीज आर वेरी स्पेसिफिक, इनमें बड़ी वैरायटी मौजूद है एंड देयर आर ए नंबर ऑफ ऑप्शंस व्हिच यू कैन यूज व्हाइल सिलेक्टिंग एनी सॉल्वेंट फॉर ए सर्टेन एप्लीकेशन। अच्छा, अब उसमें जो हमारे पास एक दो चीजें जो होनी, डू यू थिंक एनी आइडिया आपके पास है बट इफ यूर गेस के किस तरह का सॉल्वेंट होना चाहिए हमारे पास जो है जिसे हम एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करें? कोई उसकी एक खास प्रॉपर्टी को आप बता सकते हैं मुझे? सर जेल टाइप। जी बेटे। सर जेल की तरह का, यानी जब एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कोई और? उसमें ये है कि देयर मे बी ए नंबर ऑफ ऑप्शन। एक तो ये तो उसकी चले फिजिकल फॉर्म है कि वो जेल टाइप हो, ये हो, लेकिन एक चीज याद रखें, जो भी सॉल्वेंट आपने इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर यूज करना है या कमर्शियल स्केल के ऊपर यूज करना है, दैट शुड बी चीपर, सस्ता हो, नंबर 1। नंबर 2, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए। ये ना हो कि उसको ढूंढने के लिए आपको, या अगर आप पाकिस्तान में एब्जॉर्प्शन प्लांट लगाने जा रहे हैं तो उसका जो एब्जॉर्बेंट है वो यूएसए से आ जाएगा, यूएसए से इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन आपका पूरा प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, वो चीपर नहीं रहेगा। तीसरा, वो स्टेबल हो, टेम्परेचर, प्रेशर या कोई भी गैसियस कंपोनेंट आ रहा है, ये ना हो कि वो जल्दी डीकम्पोज हो जाए या उसको आपको बार बार उसको ऐड करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर एक और जो आगे कॉन्सेप्ट आएगा रीजनरेशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि रीजनरेशन के लिए ये जरूरी है कि आपका जो सॉल्वेंट अलग से आपने एक रन में अगर 90 ग्राम यूज किया है या 100 ग्राम यूज किया तो वो रीजनरेट होकर कोई 95 ग्राम रह जाए। ये ना हो कि सारे का सारा ही वो कंज्यूम हो जाए और दोबारा यूज के काबिल ना रहे। तो ये भी उस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट शुड बी रीयूजेबल, दैट शुड बी रीजनरेटेबल। तो रीजनरेट हो जाए, आप प्योर कंपोनेंट निकाल के अलहदा कर लें और उसको दोबारा यूज कर लें। इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर सॉल्वेंट जो अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट है वो सेलेक्ट किया जाता है। सो एन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट इज यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द गैसियस कंपोनेंट व्हिच नीड टू बी रिमूव्ड। अच्छा, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने सॉल्वेंट वो यूज करना है जो
उस कंपोनेंट को डिसॉल्व भी कर ले, मसलन हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, एंड यू वांट टू यू नो रिमूव हाइड्रोजन, तो आपने एक ऐसा जो है वो सॉल्वेंट यूज करना है जिसके अंदर हाइड्रोजन को कैप्चर करने की कैपेसिटी। ये ना हो कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कर ले, हाइड्रोजन को भी कर ले, मॉइस्चर कंटेंट को भी कर ले, तो आपको कोई फायदा नहीं है ऐसे सॉल्वेंट का। दैट इज व्हाई द सॉल्वेंट सिलेक्टिवली डिसॉल्व। सिलेक्टिवली डिसॉल्व से मुराद है एक खास कंपोनेंट को। सिलेक्टिवली डिसॉल्व द गैसेस कंपोनेंट, the solvent primarily absorb the component to be removed and not the carrier gas। ये ना हो कि वो कैरियर गैस को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जा रहा है, हाइड्रोजन को भी एब्जॉर्ब करता जा रहा है और सारा कुछ मिक्स हुआ पड़ा। नो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशंस, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एब्जॉर्प्शन रेट, ये एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, दिस इज अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा, हमेशा जब एब्जॉर्प्शन परफॉर्म की जाती है उसके लिए प्रेशर हाई रखा जाता है और टेम्परेचर लो रखे जाते हैं। एनी वन ऑफ यू, क्या रीजन हो सकती है? शाबाश को बता सकते हैं मुझे कि क्यों हमें एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ाने करने के लिए या एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए प्रेशर हाई रखना पड़ता है और टेम्परेचर लो रखना पड़ता है? क्या, व्हाट कुड पॉसिबली बी द रीजन? सर प्रेशर हाई करने से मॉलिक्यूल्स जो करीब हो जाएंगे जिससे वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑलराइट, और लो टेम्परेचर से? लो टेम्परेचर से भी ये होगा, अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी जिससे वो मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही स्टेबल नहीं रहेंगे सर मॉलिक्यूल। एक तो ये बात है कि जो हाई प्रेशर है दैट विल हेल्प टू यू नो कीप द गैस मॉलिक्यूल्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एक दूसरे के करीब करीब रखें। जो एब्जॉर्बेंट है उसके करीब रखेगा, क्योंकि जब करीब होंगे तो इंटरेक्शन डेवलप होगा। सेकेंडली, टेम्परेचर रिड्यूस करना, डिक्रीज करने का फायदा यह है कि डायरेक्टली उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो दे विल बी एबल टू यू नो सीज देयर मोशन एंड इवेंचुअली दे विल कीप अट्रैक्टेड टू द एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल। तो एक तो ये चीज याद रखनी है कि एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की, हाई प्रेशर की कंडीशन है और लो टेम्परेचर की कंडीशन। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट द गैस इज आइदर एब्जॉर्ब्ड बाय फिजिकल डिसोल्यूशन और केमिकल बॉन्ड। ये वही बात है कि उन दोनों की, सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की, एब्जॉर्बेंट की और एब्जॉर्बेट की तो नेचर है उसकी बेस के ऊपर या केमिकल बॉन्ड बनेगा या फिजिकल बॉन्ड बनेगा। अब आइए अगली स्टेज, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आपने कर लिया, हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया, लो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर दिया, एब्जॉर्बेंस जो है वो हो गई। अच्छा, अब ये होने, यार ये लोग बाहर से क्यों इसमें करते हैं? मैंने हर किसी को ईमेल पे भेजा हुआ इनवाइट जो है। एक तो चीज ये, इसको इंश्योर करें कि अपने ईमेल एड्रेसेस आपके डॉक्टर जफर के साथ अपडेटेड होने चाहिए। हमें जो है वो करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और उन्हीं ईमेल एड्रेसेस के ऊपर जो आपके क्लासरूम में जिनके साथ रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर आपको इनवाइट आएगी क्लासरूम की, उनको आपने ज्वाइन करना है। तो काइंडली एक तो इसको इंश्योर करें और बाहर से ना इस तरह वो किया करें ज्वाइन जो, क्योंकि वो मैं अलाउ नहीं करूंगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कर लिया आपने, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जो आपका डिजायर्ड कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो गया। नाउ अब ये बारी है कि वो जो डिजायर्ड कंपोनेंट आपका वहां पे एब्जॉर्ब हुआ पड़ा है उसको बाहर निकालना है। उसके लिए आप प्रोसेस है स्ट्रिपिंग। What is stripping? This is to remove the gaseous component from the solvent, and absorption stage is normally followed by a desorption stage. Stripping को हम desorption stage भी बोलते हैं। इस स्टेज में सॉल्वेंट रीजनरेट करवाया जाता है, यानी कि सॉल्वेंट को आप अलग कर लेते हैं। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो अपने घरों में भी, आप अगर बर्तन धोने वाला स्पंज जो है वो बाद में उसको अच्छी तरह उसमें से सोप बाहर नहीं निकालते और उसको वो उसी तरह रख देते हैं, तो इवेंचुअली दे गेट डिग्रेडेड वेरी क्विकली, तो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। द सेम हैपेंस टू ऑल एब्जॉर्बेंट्स व्हिच आर अप्लाइड इन डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज एज वेल। तो पहली स्टेज एब्जॉर्प्शन की है, दूसरी स्टेज रीजनरेशन की है या स्ट्रिपिंग की है या डिसॉर्प्शन की है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको याद हो, जो एब्जॉर्प्शन में हमने ये कंडीशन लगाई थी हाई प्रेशर की और लो टेम्परेचर की,
दे आर टोटली रिवर्स्ड इन केस ऑफ रीजनरेशन। वहां पर जब आप डिसॉर्प्शन कर रहे हैं या रीजनरेशन कर रहे हैं या स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, फॉर दैट यू नीड हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। सॉरी, high temperatures or low pressures are used to reduce the solubility of gases in the solvent, thus expelling them। उससे होता ये है कि हाई टेम्परेचर से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हाई प्रेशर से उनके दरमियान डिस्टेंसेस बढ़ते हैं, बॉन्ड्स के टूटने के चांसेस हैं, और वो इवेंचुअली दे गेट एक्सपेल्ड फ्रॉम द एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल, और एब्जॉर्बेट आपके पास प्योर फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि आपका टारगेट ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर में से यू नीड हाइड्रोजन। So what you have done is you have got that hydrogen absorbed on the absorbent molecule, and the carbon monoxide was, spent away. Now you have to, recover that absorbed hydrogen gas, and for that you will perform stripping action. उसमें क्या होगा कि उस absorbent के ऊपर प्रेशर जो है वो लो कर दिया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, और हाइड्रोजन गैस वहां से स्ट्रिप होनी शुरू हो जाएगी, निकलनी शुरू हो जाएगी। और साथ ये फायदा होगा कि आपका सॉल्वेंट जो है वो रिसाइकल हो जाएगा फॉर फर्दर यूज, दोबारा उसको यूज करने के लिए। क्योंकि रिसाइकलिंग ऑफ द एब्जॉर्बेंट मेक्स द होल प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ तक कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं आप सर। हाँ, तो ये दोबारा रिपीट कर दें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी, इसके अलावा सर ये मैंने ये पूछना था कि अक्सर जो है रिसाइकलिंग का जो भी प्रोसेस है, इसमें अक्सर ये एप्लीकेशन देखने में मिलती है कि हम अक्सर किसी चीज में से कोई टाकी वगैरह है जिसमें कोई चीज अब्जॉर्ब हो जाती है, तो उससे हम गर्म पानी में किसी चीज में डाल देते हैं। वो हाँ। जितना गर्म होता है उसी में जितना यानी कि ज्यादा वो गर्म होता रहता है, उसमें से उतना जो यानी कि मवाद जो अब्जॉर्ब किया होता है ना वो उतना निकलता रहता है। ये उसकी वजह होती है ना बेसिकली। टेम्परेचर बढ़ाना बेसिकली यही टारगेट है। एग्जैक्टली, वो उसका मकसद टेम्परेचर बढ़ाना ही है। अच्छा, मैं दोबारा एक दफा उसको रिपीट भी कर देता हूँ कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है दैट हैपेंस एट हायर प्रेशर, एट हायर जो है प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर। अच्छा, मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में करीब रखा जाए। दिस विल बी एंश्योर्ड बाय हाई प्रेशर, और उनकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस रखी जाए। दिस विल बी एंश्योर्ड बाय लो टेम्परेचर। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, दे विल नेवर एंड अप विद द इन क्लोजर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल। तो ये जरूरी है कि उनका प्रेशर बढ़ाए रखा जाए और उनका टेम्परेचर कम रखा जाए ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ सके। अच्छा, अब जब आपने एब्जॉर्प्शन परफॉर्म कर ली, एब्जॉर्प्शन के बाद अब आप उसको रीजनरेट करना चाह रहे हैं, स्ट्रिपिंग करना चाह रहे हैं। उस स्ट्रिपिंग के लिए जो है दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप क्या करेंगे, अब ये जो प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन है इनको टोटल रिवर्स कर दें। क्योंकि अब आप ये चाह रहे हैं कि अब गैसेस या वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस एब्जॉर्बेंट के क्लोज ना हो, अब उससे दूर चले जाएं, उससे अलहदा हो जाएं। तो उसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को जो है वो लो करना पड़ेगा। साथ ही आपको ये फायदा होगा कि आपका जो सॉल्वेंट है या जो एब्जॉर्बेंट है दैट विल बी रिकवर्ड, और वो रिसाइकल हो जाएगा, उसको आप फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस साइकिल में चलता है। पहले एब्जॉर्प्शन होती है, फिर डिसॉर्प्शन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर डिसॉर्प्शन होती है। प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन चेंज होती रहती है। पहले हाई प्रेशर होता है, फिर लो प्रेशर होता है। एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर जो है वो लो होता है, आपका डिसॉर्प्शन में टेम्परेचर जो है वो हाई कर दिया जाता है। तो ये साइकिल इस तरह आप इनको परफॉर्म करते करते रिकवर करते रहते हैं अपना जो भी वांटेड मटेरियल है। अच्छा, अब अगर हम कि ये दोनों प्रोसेस हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इनका बुनियादी मकसद हमारा आपके फील्ड से रिलेटेड जो है वो क्या हो सकता है? क्या बात है? जिस किसी को आवाज नहीं आ रही वो ना वो ने दोबारा रिज्वाइन कर। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ी एग्जांपल इस वक्त मौजूद है वो मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड उसका देता हूँ। आप लोगों ने यकीनन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पिछले सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि या यू ऑलरेडी नो
कि देयर इज एन इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आपके ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बारिशों के पैटर्न जो हैं वो चेंज हो गए हैं, बारिशें बड़ी फ्रीक्वेंट हो रही हैं, या फिर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लडिंग। यार ये क्या, यार इसको जो भी है ना, इसको कहें इसको ईमेल आई हुई है वहां से ना, उस ईमेल से करे ये आए, इस तरह ना बार बार जो है वो ये करे। अच्छा, अब उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली, डू यू नो ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? एनी वन ऑफ यू कुड टेल? ट्रैप कर जाती है टेम्परेचर की वजह से सर, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। बिल्कुल, जो हीट है, हीट बेसिकली ट्रैप कर रही है, और वो जो ट्रैपिंग हीट है दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से हीट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि बढ़ती जा रही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही ये मैकेनिज्म जो है वो प्रोपेगेट होता जा रहा है। अच्छा, अब एक और चीज याद रखें, ग्लोबल वार्मिंग में जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टूवर्ड्स ये क्लाइमेट चेंज, वो कार्बन डाइऑक्साइड। 80% शेयर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पर मीथेन है CH4, तीसरे नंबर पर सॉक्स नॉक्सेस हैं, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, और फिर वाटर वेपर है। तो ये 4-5 जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रहे हैं। अच्छा, अब ये CO2 के एमिशन के बड़े सोर्सेज हैं, पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, नेचुरल गैस इंडस्ट्री है। वहां पर एक खास तौर पर नेचुरल गैस इंडस्ट्री में, नॉट इन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स एज ऑफ नाउ एंड सीमेंट प्लांट्स, लेकिन नेचुरल गैस इंडस्ट्री में ये प्रोसेस ऑलरेडी मौजूद है कि वहां पे जो भी नेचुरल गैस के साथ बाज़ का जब नेचुरल गैस वहां से एक्सट्रैक्ट होती है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो आपने घरों में प्योर का मीथेन भेजनी होती है, तो उसके लिए यू हैव टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट यू डू इज you simply chemically absorb that carbon dioxide and then strip off that carbon dioxide and use in any other way, या उसको जमीन में डंप कर देते हैं, या ये काम करते हैं। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का वहां से जो कैप्चर है या वो जो एब्जॉर्प्शन है, दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल एब्जॉर्प्शन, और उसके लिए कई मेथड्स मौजूद हैं। उनमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कमर्शियली अवेलेबल हैं, और कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन फेज में, जो रिसर्च फेज में। मसलन एमीन बेस्ड सिस्टम, एमीन कंपाउंड्स की एक फॉर्म है, NH3 कंपाउंड्स हैं। ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड जो एब्जॉर्बेंट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग में यूज होते हैं, वो एमीन बेस्ड हैं। फिर इसी तरह कार्बोनेट भी यूज होते हैं, यस, अमोनिया भी यूज होती है, लेकिन जो मेम्ब्रेन बेस्ड हैं ये अभी R&D फेज में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। लाइकवाइज एंजाइम बेस्ड सिस्टम भी R&D में है। So this is one of the industrial and energy related industrial applications of chemical absorption जो परफॉर्म की जा रही है। अब लोगों ने ये सोचा है कि नेचुरल गैस इंडस्ट्री में चूंकि हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर हम अलहदा कर लेते हैं उसको मीथेन से, तो व्हाई नॉट हम तमाम वो वाले ऐसे प्रोसेसर जैसे कोल फायर्ड पावर प्लांट है वहां पे भी इसको CO2 कैप्चर कर लें, सीमेंट जनरेशन में भी CO2 को कैप्चर कर लें। अगर आपको याद हो, सीमेंट जनरेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो सीमेंट प्रोडक्शन या सीमेंट प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा सोर्स है, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर होनी चाहिए। तो इफ समवन आस्क यू कि आपके फील्ड से रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस की कोई एग्जांपल बताएं, तो यू कुड स्ट्रेट अवे शूट दिस कि जो CO2 जनरेट होती है मुख्तलिफ प्रोसेसेस में, उनकी सेपरेशन के लिए हम केमिकल एब्जॉर्प्शन यूज करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। यस सर। सो अब यहाँ पे आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो कंक्लूड हो जाता है। नाउ वी विल मूव अहेड टू एब्जॉर्प्शन। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन इज दैट ये एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना एंड एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। Surface phenomena means
कि एब्जॉर्प्शन में किसी सॉलिड मटेरियल, किसी सॉलिड सिर्फ सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होती है कोई भी चीज, अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, सोक नहीं होगा वो एब्जॉर्बेंट किसी भी गैस या लिक्विड कंपोनेंट से। So the absorption is a phenomenon of concentration or assimilation of a gas or liquid. अच्छा मैं हम सिर्फ उन्हें कहीं 10 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। If the concentration or assimilation of a gas at the surface of solid or liquid with which it is in close proximity or contact, कहीं कहीं करीब जो है वो उसके साथ वो कपल्ड है, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी उसी तरह जिस तरह हमने ये बात की कि एक एब्जॉर्बेंट है और एक एब्जॉर्बेट है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी एक एब्जॉर्बेंट होता है और एक एब्जॉर्बेट है। The material providing the surface upon which absorption occurs is known as the adsorbent, and the substance absorbed or attached is called the adsorbate. ये adsorbate कहलाता है। अच्छा, इसकी भी बिल्कुल उसी तरह केमिकल बॉन्डिंग और फिजिकल बॉन्डिंग की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन है। जहाँ फिजिकल बॉन्डिंग होगी उसको हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और जहाँ केमिकल बॉन्ड्स बन रहे होंगे उसको हम केमिकल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के फीचर्स ये हैं कि इसमें वीक फिजिकल फोर्सेस मौजूद होती हैं, पहले ही आपको बताया, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ाएं ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। फिर इनके साथ जो हीट एसोसिएटेड है वो भी लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बात ये है कि जब कोई इस तरह का बॉन्डिंग बनती है तो इफ दैट इज थर्मोडायनामिकली फेवरेबल देयर इज ऑलवेज ए रिलीज ऑफ हीट। तो जब भी कोई एक खास अमाउंट जो है किसी एब्जॉर्बेट की, किसी एब्जॉर्बेंट के ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब होती है, उस दौरान एक अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, उस हीट को हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में वो जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट इज लो। एंड थर्डली दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं इजीली जो है, विदाउट एनी केमिकल और हीट ट्रीटमेंट जो है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस बाय चारकोल। आप लोगों ने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो कि जो फ्रिज है, फ्रिज में बाज़ औक़ात कोई ऑर्डर डेवलप होना शुरू हो जाता है, कोई स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसका इलाज ये करते हैं कि चारकोल का एक पीस पकड़ के वो फ्रिज में रख दिया जाता है। जब आप फ्रिज में रखते हैं तो उस दौरान वो जो चारकोल है वो उन स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दैट इज बेसिकली फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है। और जैसे ही उसको आप बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो बाहर निकल जाएंगे। तो दोबारा ये आप सीक्वेंस करते रहते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है, दिस leads to a firm bond between the adsorbent and adsorbate, or which is chemical bond. और इस केस में भी जो heat of absorption है that is higher as compared to the physical absorption. And lastly this is irreversible process, कि ये इतना आसानी से आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, और इसके लिए जो है वो हमें कोई ना कोई केमिकल ट्रीटमेंट या हीट ट्रीटमेंट जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन। ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है सब लोगों ने, यू ऑलरेडी नो देयर आर सम एनारोब्स आपने पढ़े होंगे या आर्किया आपने पढ़े होंगे, एनारोब्स या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कौन से होते हैं जी? सर नहीं पड़ेगा। अच्छा, these are the microorganisms which thrive in the absence of oxygen. यानी कि जिस तरह हमें ऑक्सीजन रहने के लिए चाहिए, इन्हें ऑक्सीजन रहने के लिए नहीं चाहिए, ऑक्सीजन उनके लिए जहर है। तो सम टाइम जब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो एक खास चैम्बर में किए जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल मौजूद नहीं होती, या हम इंश्योर करते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश की जाती है ताकि ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाए। दरमियान में एक वैक्यूम बॉक्स होता है, उस वैक्यूम बॉक्स के थ्रू हम फिर उस चैम्बर के अंदर चीजें पहुंचाते हैं। अच्छा, वहां पर एक प्लेट पड़ी होती है टंगस्टन की। अच्छा, वो जो टंगस्टन की प्लेट है उसकी खसूसियत ये होती है, उसको रख दिया जाता है सिर्फ कि जो भी, अब बिल्कुल ऑक्सीजन को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मौजूद है वो उस टंगस्टन प्लेट के ऊपर एब्जॉर्ब होती जाती है और उसका कलर चेंज होता जा रहा होता है, इसका जो प्लेट है। तो एज लॉन्ग एज जैसे ही उसका कलर बिल्कुल कंप्लीट एक खास स्केल होता है वो उसके ऊपर आ जाए,
तो फिर हम कहते हैं हाँ जी अब ये सैचुरेट हो गया है, अब इसमें से मजीद जो है वो नहीं आएगी, मजीद गैस एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको बाहर निकाल के अब रख दिया जाए। उसको फिर हम बाहर निकालते थे, फिर हम उसको 500 डिग्री पे हीट अप करते, 200-300 पे हीट अप करते रहते थे। वो जब हम हीट अप करते होते थे तो सारी ऑक्सीजन जो उसमें एब्जॉर्ब हुई हुई थी वो दोबारा बाहर निकल जाती थी और आपकी फ्रेश प्लेट, टंगस्टन प्लेट जो है वो तैयार हो जाती थी। तो इस तरह ये केमिकल एब्जॉर्बेंट्स जो काम कर रहे होते हैं। तो ये एक तो ये फर्क है, आपको पता होना चाहिए कि जी फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो है वो क्या फर्क है। देन यू शुड नो कि जी इनकी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। मसलन सबसे पहला नेचर ऑफ गैस, कि जिस गैस को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं वो किस तरह की है। अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो तमाम गैसेस जो इजीली लिक्विफाइबल हों, जो आसानी से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, उनके ऊपर एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करना आसान है। मसलन कोई बता सकता है कौन सी ऐसी गैस है जो इजीली लिक्विफाइबल है? क्या बात? अमोनियम, कौन सी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इजीली लिक्विफाई हो जाती है। नहीं ये इतनी तो इजी नहीं है। सर क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन, एक चीज जो याद रखें जी कि जो तमाम वो गैसेस जो पोलर हैं, मसलन अमोनिया, इसी तरह और भी ये हैं HCl, ये तमाम गैसेस जो हैं ये पोलर, जितनी गैस पोलर होगी उतना उनको लिक्विफाई करना आसान है, क्योंकि वो पोल्स बनाती हैं, चार्ज डेवलप करती हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन डेवलप कर लेती हैं। जितनी गैसेस नॉन पोलर होंगी उतना उनके लिक्विफेक्शन मुख्तलिफ है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह जो है इनकी डिफिकल्ट है लिक्विफेक्शन, मतलब वो तो जाएगी बट यू विल हैव टू गो फॉर हार्श कंडीशन। तो एक तो ये है कि जो नेचर है, यस दिस आल्सो अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। जितनी इजीली लिक्विफाइबल गैस है उसकी एब्जॉर्प्शन आसान होगी, जितनी लिक्विफाइबल मुश्किल है उतनी उसकी एब्जॉर्प्शन मुश्किल होगी। एब्जॉर्बेंट की नेचर भी डिपेंड करती है। चारकोल एंड सिलिका जेल, दे आर वेरी नोन एंड वेरी फेमस एब्जॉर्बेंट्स, और बड़ा ये यूज होते हैं, बड़ा कॉमनली यूज होते हैं। अच्छा, इसके बाद दो आगे फैक्टर हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये जरा देखते हैं हम ये क्या क्या चीजें हैं। यहाँ तक कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, आगे ये प्रेशर और टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे। हाँ सर। अच्छा, ये फ्रेंडली आइसोथर्म है, इसका क्या मतलब है? ये जो सबसे पहले तो आपको जो टर्म पता होनी चाहिए वो है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है कोई भी ऐसा जो है वो प्लॉट ग्राफ which is drawn at constant temperature. Iso means same and therm is for temperature. So any plot which is based on constant temperature, that is known as isotherm. अच्छा, this is an adsorption isotherm. इसका मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हमने एक एब्जॉर्प्शन का प्लॉट बनाया हुआ है। अच्छा जी, क्या है वो प्लॉट? उसमें y एक्सिस के ऊपर x by m. Now what is x by m? This is extent of adsorption, means कि how much mass of adsorbent has absorbed how much of solute, x by m. X is the amount of adsorbate, कितनी एब्जॉर्ब हुई है, और m कितने मास में एब्जॉर्ब हुई है। अच्छा, x एक्सिस के ऊपर जो है वो प्रेशर। सो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया गया। अच्छा, अब इस रिलेशनशिप को अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ती जा रही है, और इवेंचुअली वो एक खास प्रेशर पे पहुंचती है जिसके बाद वो स्ट्रेटन आउट हो जाती है। वो जो खास प्रेशर है दैट इज सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर मींस
कि अब इसके बाद आप जो भी प्रेशर बढ़ाएंगे उससे एब्जॉर्प्शन की एक्सटेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पर ये जो आइसोथर्म है हमें ये बताती है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे आपकी जो एब्जॉर्प्शन की जो एक्सटेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, या सादा जुबान में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इंप्रूव होता जाएगा, लेकिन एक खास प्रेशर तक। कौन सा प्रेशर? सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर वो है कि जहां पर एब्जॉर्प्शन जो है अब उसके बाद मजीद वो नहीं हो सकती। जितना भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे दैट विल बी ऑफ नो हेल्प। ये तो है प्रेशर का। बिल्कुल इसी तरह हम टेम्परेचर के साथ भी हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं, उनको हम आइसोथर्म की बजाय कहते हैं आइसोबार। आइसोबार वो प्लॉट है विच इज ड्रॉन एट कांस्टेंट प्रेशर, नो प्रेशर चेंज। एक मिनट मुझे जरा एक कॉल लेना है। आइसोबार बेसिकली वो वाला प्लॉट है जो ड्रॉ किया जाएगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। सो एब्जॉर्प्शन आइसोबार इज ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। जब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो एब्जॉर्प्शन जो है वो लो होती जाएगी। दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, बड़ी समझ में आने वाली बात है, यस। लेकिन ये दिस विल हैपन इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। इन केमिसॉर्प्शन, जिसको हम केमिकल एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, वहां पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि एक खास हद तक आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो जो एक्सटेंट है एब्जॉर्प्शन की वो बढ़ेगी। वजह बुनियादी तौर पे ये है कि केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। केमिकल बॉन्ड्स बनने का मतलब है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यू ऑलरेडी नो कि there is an effect of temperature on chemical reactions. टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो केमिकल रिएक्शंस के रेट्स भी बढ़ते हैं। तो एक खास हद तक जो है वो अलाउ करता है केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए वो बढ़ती रहे, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर एक खास लिमिट से बढ़ा देते हैं उसके बाद फिर वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है और इवेंचुअली दैट गेट स्ट्रेटन आउट। तो ये बुनियादी फर्क है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर का कि किस तरह वो अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन प्रोसेसेस को। और इन्हीं जो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस को प्ले करते हुए वी एक्सप्लॉयट द ओवरऑल प्रोसेस, और हम इसको करते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट आउट करते हैं फ्रॉम गैसियस मिक्सचर। यहाँ तक बात क्लियर है? ये जो आपने केमिकल में बताया इसमें टेम्परेचर हाई होगा? हाँ, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस या मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा एक खास हद तक, ज्यादा नहीं। जैसे ही टेम्परेचर एक लिमिट से बढ़ जाएगा उसके बाद एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ टोटल प्रेशर और टेम्परेचर ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। दो तरह के ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, एक में प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एक में टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं, जिसमें हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं उसको हम आइसोबार बोलते हैं। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो हमने ये देखा है कि प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ती है एक खास हद तक, जिसको हम सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। सैचुरेशन प्रेशर के बाद एब्जॉर्प्शन रेट स्ट्रेटन आउट हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। टेम्परेचर के केस में ये है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ऑटोमेटिकली जो है वो एब्जॉर्प्शन की एक्सटेंट डिक्रीज होती जाएगी, और उसकी वजह ये है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ने से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो ये जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ब्रेक हो जाती हैं जल्दी, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई बॉन्डिंग नहीं होगी एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के दरमियान। इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन, वहां पर एक खास टेम्परेचर की हद तक तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। क्यों? इसलिए कि एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के दरमियान केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं आपके टेम्परेचर से जो। लेकिन वहां भी एक खास हद के बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएंगी, और उससे जो आपकी केमिसॉर्प्शन है या जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द बेसिक इम्पैक्ट के प्रेशर और टेम्परेचर का, जिसको यूज करते हुए हम आगे अपने प्रोसेसेस जो है वो डिजाइन करते हैं।
एक और टर्म हम यूज करते हैं एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। इसका मतलब ये है कि हम जो एडजॉर्बेंट तैयार करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, वी हैव टू मेक इट एक्टिवेट। इससे मुराद ये है कि जब कभी आप यहाँ पे, तो हम उसको इतनी डिटेल से नहीं पढ़ते, लेकिन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जो एडजॉर्बेंट को अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर स्टडी करें तो यू विल कम टू नो कि एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो एक्टिव साइट्स होती हैं। वो जो एक्टिव साइट्स हैं, ये वो वाली साइट्स हैं जिनके ऊपर एडजॉर्बेंट या अच्छा, जिसमें एडजॉर्बेट जो है नहीं मेरे पास हिसाब साहब को कहें एक दफ़ा डबल चेक कर लें जरा, ठीक है, डबल चेक कर लें। अच्छा, वो जो एक्टिव साइट्स हैं, वो एक्टिव साइट्स वो वाली साइट्स हैं जहां पर जाकर एडजॉर्बेट बैठ जाता है, बॉन्ड डेवलप कर लेता है, अटैच हो जाता है। तो जब भी कोई एडजॉर्बेंट तैयार किया है, बिल्कुल एंड में उसकी एक्टिवेशन की जाती है, और उस एक्टिवेशन का मकसद ही ये होता है कि जी उसमें एक्टिव साइट्स को जो है वो बढ़ाया जाए ताकि अच्छी एडजॉर्प्शन हो सके, एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो आपका। Now, in order to increase the rate of adsorption, activation, increasing adsorbing power of adsorbent is very critical. ये बड़ी important एक जो है वो चीज़ होती है, and this can be done by several approaches and which may be aimed at improving the structure and surface area of adsorbent. ये हम इसके लिए वो कई टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हम बाज़ औक़ात हीटिंग भी यूज़ करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं। ये ट्रीटमेंट यूज़ करते हुए हम कोई भी एडजॉर्बेंट जो है एक्टिवेट कर लेते हैं, और एक्टिवेट करने का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि उस एडजॉर्बेंट का जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, अब ये जो सारी एडजॉर्प्शन चल रही होती है, हम कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस एडजॉर्ब करवा रहे हैं, ये 2-3 तरह की थ्योरीज हैं, 2 थ्योरीज हैं खास तौर पर, उनके मुताबिक चल रही होती हैं। वो थ्योरीज हैं वो बेसिकली ये डिक्टेट करती हैं कि हाँ जी कैसे एडजॉर्प्शन होगी। मसलन पहली थ्योरी है लैंगमुयर थ्योरी। जो लैंगमुयर थ्योरी है, इट वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट लैंगमुयर इन 1916, और इसने ये सजेस्ट किया कि एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड टू बी मेड अप ऑफ एलिमेंट्री साइट्स, ईच ऑफ व्हिच वुड एडजॉर्ब वन पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल। वही जिसको मैं एक्टिव साइट कह रहा हूँ, लैंगमुयर ने ये कहा कि जी वो एलिमेंट्री साइट्स होती हैं, और उन एलिमेंट्री साइट्स के ऊपर वो एडजॉर्बेंट गैस मॉलिक्यूल आके सेटल होगा, उसके ऊपर वो आके स्टे कर लेगा। Now it is assumed that all adsorption sites are equivalent. इस यही थ्योरी हमें ये कहती है कि ये सारी जो साइट्स हैं ये सेम है, एक जैसी हैं, and the ability of a gas molecule to get bound to any one site is independent of whether the neighboring sites are occupied or not. कि इस बात का कतन ये मतलब नहीं है कि अगर 5 एक्टिव साइट्स में मौजूद हैं और उन 5 में 5 एडजॉर्बेट आके बैठ जाते हैं तो 3 में हो जाएं, 2 रहने दें, या 2 में ना हो, 3 में हो जाएं, 3 में ना हो, 2 में हो जाएं। नो, दिस विल नॉट हैपन। हर एक्टिव साइट, हर एलिमेंट्री साइट विल रिसीव वन मॉलिक्यूल एज पर द नेचर ऑफ द बॉन्ड एंड द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट और द एडसॉर्बेट और द एडसॉर्बेंट। ठीक है, ये बेसिक एजम्पशन है। फिर इसी तरह इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन एडसॉर्ब्ड एंड नॉन एडसॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल। हाँ जी, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? शाबाश, कोई बंदा मुझे बता सकता है जी, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? Sir, stage at which rate of forward action or reverse action becomes equal. मोर और लेस ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप 10 स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में, 5 बाहर हैं, 5 अंदर हैं। मैं एक को क्लास में निकाल दूं, एक को क्लास से जो है वो बाहर से अंदर आ जाए, एक अंदर से बाहर चला जाए, वो मूवमेंट चल रही है, स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम लेकिन एस्टेब्लिश हुआ है। दोनों साइड पे 5 हैं, बाहर भी 5 स्टूडेंट्स हैं, इधर भी अंदर भी 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, द सेम हैपन्स इन केस ऑफ एडसॉर्प्शन भी, जो कि ये कतन नहीं होगा कि अगर एक सॉलिड सरफेस है
उसके ऊपर 10 एक्टिव साइट्स मौजूद हैं और 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एड्सॉर्बेट के मौजूद हैं, तो 10 के 10 ही आके सेटल हो। अच्छा 5 जब अगर लेट से कोई छठा आके बैठता है तो फौरी तौर पर एक पांचवा जो है वो पहले वाला वो नॉन एड्सॉर्ब में चला जाएगा। तो इस तरह का एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश्ड रहता है। दिस इज व्हाट लैंगमुर सजेस्टेड जो है। लेकिन एक चीज याद रखें कि लैंगमुर जो थ्योरी थी, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन, लेकिन बाद में ये फिजिसॉर्प्शन के ऊपर भी अप्लाई की गई। दूसरी ये है कि इसके अंदर कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ चीजें जो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं। मसलन क्या है, नंबर 1 कि गैसेस जो हैं दे विल फॉलो आइडियल बिहेवियर। फिर मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन होगी। मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन से मुराद ये है कि अगर एड्सॉर्बेंट की सरफेस अवेलेबल है तो उसके ऊपर एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स की सिर्फ एक लेयर बनेगी, किसी किस्म की कोई सोकिंग नहीं होगी, अंदर नहीं जाएंगे जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स है, मोनोलेयर सिंगल। फिर ये है कि जो सॉलिड की सरफेस है वो होमोजीनियस होगी। फिर इसी तरह जो है वो जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, वो ये नहीं होगा कि आप अगर हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन आपस में ही बॉन्ड बना लें और वो एड्सॉर्बेंट के साथ मिले ही ना, ये नई चीज होगी। एंड सेकेंडली देयर विल बी एंड लास्टली देयर विल बी लोकलाइजेशन ऑफ एड्सॉर्ब गैस मॉलिक्यूल्स के जो एड्सॉर्ब गैस मॉलिक्यूल हैं ये लोकलाइज्ड होंगे, एक खास जगह पर जाकर एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर अटैच होंगे। ये नहीं होगा कि हर जगह पे जो है वो जाके अटैच हो जाए। नो, वो एक खास एक्टिव साइट्स हैं, एलिमेंट्री साइट्स हैं जहां पर वो उनकी अटैचमेंट हो। अच्छा, ये बेसिकली लैंगमुर थ्योरी है। बिल्कुल इसी तरह एक बीईटी थ्योरी भी, एंड मोस्ट लाइकली ये आप अपना जो आप लोगों का एक कोर्स चल रहा है एनालिटिकल टेक्निक्स का, उसमें शायद ये कवर भी करेंगे आप लोग। जो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थ्योरी की assumption जो है वो बता रहा हूँ। जो बीईटी थ्योरी है ये और लैंगमुर थ्योरी में कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक बात, वो ये है कि दिस इज मल्टी लेयर एंड लैंगमुर थ्योरी जो है दैट इज मोनोलेयर। ये आपको पता होना चाहिए। तो बीईटी बेसिकली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन ड्यूरिंग फिजिसॉर्प्शन। और दूसरा फर्क ये है कि ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को भी ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करती है। And this theory also talks about the uniformity in the sites of absorption of solid surfaces. ये भी लैंगमुर में है। लैंगमुर भी यही कहता है कि यूनिफॉर्म हो, होमोजीनियस हो, एक तरह की हो। Then it assumes that when absorption occurs at one site, it will not affect absorption at neighboring sites. ये भी लैंगमुर ने कहा है। ये भी इन दोनों में कॉमन जो है वो पॉइंट है। तो जो अगर इन दोनों में अगर डिफरेंस हम देखें तो बुनियादी तौर पर दो तरह के डिफरेंसेस सामने आते हैं। एक तो लेयर्स कितनी बनेगी एंड सेकेंडली फिजिकल एड्सॉर्प्शन या केमी एड्सॉर्प्शन। ये इतना बड़ा फर्क इसलिए नहीं है कि बाद में जो लैंगमुर थ्योरी है उसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर भी अप्लाई किया गया। द मेजर जो चंक ऑफ डिफरेंस लाइज हियर इन द लेयर ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये दो थ्योरीज हैं, यू शुड जस्ट नो कि ये थ्योरीज क्या कहती हैं, किस किस्म के एड्सॉर्प्शन के बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन करती हैं। Lastly, adsorption की जो applications आपके इर्द गिर्द अवेलेबल हैं, there are a number of applications, air pollution mass है, noble gases की separation और production में भी जो है वो हम adsorption यूज करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये जो तमाम आरओ प्लांट्स हैं आपने देखे होंगे अपनी कॉलोनीज में लगे हुए, जहाँ से आप पानी भी शायद लाते हो, तमाम आरओ प्लांट्स में एड्सॉर्बेंट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं और वो उसी से ही प्योरीफाई किए जा रहे हैं। आप बल्कि आपने अपने घरों में भी देखे होंगे जो फिल्टर जो आप टैप्स के साथ लगते हैं उनमें भी एड्सॉर्बेंट्स होते हैं। फिर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी है, इसके लिए भी हम यूज करते हैं चारकोल बेस्ड एड्सॉर्बेंट्स में। मेटलर्जिकल ऑप्शन में जो एप्लीकेशन हैं उसमें जो मिनरल प्रोसेसेस हैं उसमें बाद वक़्त एक लिक्विड फेज में सेपरेशन की जाती हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन हम उसको कहते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन में भी इसी तरह जो फ्रॉदर के ऊपर जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये इसकी एप्लीकेशन है। तो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन व्हिच मे बी यूज्ड व्हाइल यू नो डिप्लॉइंग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यस। अच्छा, लास्टली एक दो चीजें मैंने ऐड की हुई हैं, वो सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दोस रिगार्डिंग एग्जाम्स। लेकिन सिर्फ चूंकि द आइडिया इज कि मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ आपने पहले पढ़ ली है
इसी लेक्चर में ही है, लेकिन we will just quickly go through it. चूंकि you are a student of energy engineering and you should know whatever you are reading, how that study or that education or that topic relates to energy engineering. तो उसको सामने रखते हुए मैंने जो है वो CO2 कैप्चर, क्योंकि आप लोगों का बतौर एनर्जी इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियर आप लोगों ने इस चीज़ को भी देखना है कि जो भी एनर्जी जनरेशन मेथड्स या एनर्जी जनरेशन के दौरान अगर CO2 एमिट हो रही है, तो हाउ कैन यू टेक अप दैट CO2 एंड हाउ कैन यू target that CO2 for contributing to mitigation of global warming. इसके ऊपर हमने पहले किया अभी कि जो अमीन बेस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी ने? नो अच्छा, जो अमीन बेस्ड सेपरेशन हैं या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हैं, ये इस वक्त वाइडली यूज्ड प्रोसेसेस हैं। कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं? नेचुरल गैस स्वीटनिंग से मुराद है नेचुरल गैस में से हाइड्रोजन सल्फाइड को निकालना, वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल वहाँ पर यूज हो रहा है। अमोनिया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होती है, वहाँ पे भी यूज हो रहे हैं। तो ये अभी तक यूज हो रहा है। और मोस्ट मैच्योर ऑप्शन अगर हम देखें टेक्नोलॉजिकली, ये आपके पास अवेलेबल है इस वक्त CO2 करने के लिए। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? नंबर 1 कि सॉर्बेंट्स जो हैं वो रीजनरेट करने में जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है, नंबर 1। दूसरा, इसमें क्रोजन प्रॉब्लम्स। और तीसरी चीज़ ये है कि एमीन लॉसेस बहुत ज़्यादा। एमीन जो है बाज़ का टेम्परेचर की वजह से लॉस हो जाती है, या कोई एक ऐसा पॉइजनस कंपोनेंट आ गया है, ऑक्सीजन आ गई है, उसकी वजह से भी ये डीकम्पोज हो जाती है। तो अभी फिलहाल ये प्रोसेस इसलिए चल रहा है कि अभी ये महंगा नहीं पड़ता, इजीली अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव है, इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट कर रही है और इसको पुल ऑन कर रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी, सिंस यू नो कि टेक्नोलॉजी ऑलवेज कीप्स एडवांसिंग और आगे चल रही होती है, देयर आर ए नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस व्हिच आर बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड। उनमें से एक ये प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। पहले एब्जॉर्प्शन पे थे हम, अब लोग ये कहते हैं कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन यूज की जाए फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये बड़ी सादा सी बात है। अभी हम, अगर आपको याद हो, हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन के लिए हम हाई प्रेशर रखते हैं, लो टेम्परेचर रखते हैं, और फिर डिजॉर्प्शन के लिए हम प्रेशर लो कर देते हैं और टेम्परेचर हाई कर देते हैं। अच्छा, आपने अगर गौर किया हो, एब्जॉर्प्शन में हाई प्रेशर और डिजॉर्प्शन में लो प्रेशर, प्रेशर चेंज कर रहे हैं। इस प्रेशर चेंज को कहते हैं प्रेशर स्विंग, जिसका नाम है प्रेशर स्विंग। अगर आप एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में कर रहे हैं, दिस विल नोन एज प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, PSA। तो PSA इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स फॉर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम यूज करते हैं। इसमें वही काम है, क्या है जी? The pressure swing absorption process works at basically constant temperature. टेम्परेचर को आपने रखना है constant. Swing किसको करना है? प्रेशर को. And uses the effect of alternating pressure and partial pressure to perform absorption and desorption. Absorption आप कितने प्रेशर पे करते हैं? हाई प्रेशर पे करते हैं। कौन सा? तकरीबन 10 to 40 बार, until saturation pressure is achieved. अच्छा, ये वो वाला पॉइंट है जहां पर नो फर्दर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज अवेलेबल एंड द एब्जॉर्बेंट मटेरियल मस्ट बी रीजनरेटेड। रीजनरेशन जो है दैट इज अच्छा जी, एट दिस पॉइंट इन टाइम नो फर्दर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज अवेलेबल एंड द एब्जॉर्बेंट मटेरियल मस्ट बी रीजनरेटेड। अब क्या होगा? अब वो रीजनरेशन जो है उसकी स्टार्ट होगी। रीजनरेशन के लिए आप प्रेशर को क्या करते हैं? लोअर करते हैं। और लोअरिंग जो है दैट विल वो होगी आपकी को 2 बार पे हम ले आते हैं। यानी कि अगर हम ये देखें कि एब्जॉर्प्शन अगर हम 10 बार पे कर रहे हैं, तो डिजॉर्प्शन हम नॉर्मली 2 बार्स के ऊपर कर रहे होते हैं। डिजॉर्प्शन के दौरान ये होता है कि आपकी तमाम जो इम्प्योरिटीज हैं दैट विल बी रिमूव्ड, वो सारी निकल जाएंगी और आप अपना जो है वो कंपोनेंट कैप्चर कर लेंगे। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है आपकी इस इंडस्ट्री में, जिनको हम यूज कर सकते हैं और इस तरह एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को जो है वो कंप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना जी? तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक कोई चीज पूछनी है तो पूछें। शाबाश। सर, जो प्रेशर स्विंग है उसमें
टेम्परेचर चेंज होगा या प्रेशर? प्रेशर स्विंग में सिर्फ प्रेशर चेंज होगा एंड टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। बिल्कुल इसी तरह का एक और भी प्रोसेस है, उसको कहते हैं टेम्परेचर स्विंग एडसॉर्प्शन, उसमें रिवर्स हो जाता है। एक उसमें टेम्परेचर बढ़ता और चेंज होता रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ओके सर जी। सर ये आपने दो थ्योरीज बताई हैं, इनमें से दुरुस्त अभी कौन सी है ये तो चल रही है? दोनों ही दुरुस्त हैं, खास जगहों पे वो यूज होती है। मोनो लेयर में लैंगमुयर है और मल्टी लेयर में जो है वो बीटी। और कोई ऐसी चीज नहीं है कि दोनों ही गलत हैं, होती है, दोनों ही दुरुस्त हैं, दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। ठीक है सर ये रीजनरेशन में प्रेशर कम क्यों करते हैं? इसलिए कि अगर प्रेशर हाई रहेगा तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं या जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्सॉर्बेंट के साथ ही कपल्ड रहेंगे। लो प्रेशर के लिए ये जरूरी है कि एड्सॉर्बेंट के चुंगल से निकल आए, बाहर निकल आए। ठीक है, हमने उनको हाई प्रेशर करने का मतलब हमने उनको बांध के रखा हुआ है, कहीं नहीं जाने देना। लो प्रेशर का मतलब है खुला छोड़ दें ताकि दे शुड लीव द एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल। ओके सर, ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अपनी अटेंडेंस जो है ना ये चैट बॉक्स में जरा लिख दें, कितने लोग हैं? 39 हैं। और इसको फिर जो है वो लेट्स कॉल इट अ डे।